आपके साथ रचना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की एमपी रिपोर्ट की खबरों की। खबर मध्य प्रदेश शिवपुरी रनौत तहसील से आ रही है, जहां बीती रोज हुई बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से कई गांवों की फसलें बर्बाद हो गई। तो वहीं किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन परेशानियों के चलते 2 दिनों में किसानों के खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। आपको बता दें कि इंडिया रिपोर्ट की टीम रनौत क्षेत्र पहुंची, तो वहीं कवरेज करने के बाद पता चला कि 10 से 15 गांव रनौत तहसील के तबाह हो गए हैं। इस बारे में जब इंडिया रिपोर्ट के संवाददाता अरशद अली ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश महासचिव और दिग्विजय सिंह और जय किशन मांझी से किसानों की फसलों का कितना नुकसान हुआ है ये पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वह 2 दिन से ओलावृष्टि क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि रनौत तहसील से सबसे ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला से है, जहां 2 एटीएम काटकर करीब 42 लाख रुपए चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल ने निर्देशन में एक टीम बनाकर घटना के फुटेजों के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश जारी कर दी है। देखिए शिवपुरी से हमारे संवाददाता अरशद अली की रिपोर्ट। जो आज आरोपी पकड़े, किस चीज के आरोपी है, क्या घटना है? ये हमारे शिवपुरी शहर में 11 दिसंबर की दरमियानी रात को 2 एटीएम को शटर काटकर उसमें से पैसे 42 लाख रुपये चोरी कर ले जाने संबंधी घटना थी। तो इसको माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बड़ी गंभीरता से लेते हुए मेरे और एसडीओपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। टीमों ने लगातार मेहनत करके ये कुछ इनको ट्रेस करने की कामयाबी हासिल की है। इसमें 4 अन्य जो 5 आरोपी थे, उनमें से 4 आरोपी हरियाणा मेवात तुलमा के रहने वाले हैं और एक स्थानीय व्यक्ति था। क्योंकि ये घटना बहुत गंभीर घटना थी, इसको बहुत प्रायोरिटी से लिया गया था। तो कुछ फुटेज और ये सारी चीज़ें हमने अन्य राज्यों के हमारे एटीएस को पुलिस को शेयर किए थे। तो हमें कुछ गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिली है कि हरियाणा मेवात जिले के तुलमा थाना है, वहाँ के आसपास के किसी गांव के व्यक्ति हो सकते हैं। तो एसडीओपी शिवपुरी और एडी टीम और हमारे फिजिकल थाना प्रभारी गोपाल राठौर के नेतृत्व में हमने एक टीम वहाँ पे भेजी थी। हमारी टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इससे गहराई से पूछताछ करने पर उन्होंने घटना को कबूल किया है। इन लोगों ने 4 लोग ये और एक हमारे स्थानीय व्यक्ति से मिलकर इन्होंने रात को यहाँ से एक हमारे स्थानीय एक बिजनेसमैन है, उनकी गाड़ी किराए से ली थी। उस गाड़ी की किराए से लेके इन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था और इन्होंने पैसा शटर काट के 42 लाख के 800 रुपया चोरी करने का अपराध किया था। बाद में इन्होंने अपना बंटवारा कर लिया था। पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि इन्होंने आधा पैसा करीबन प्रति व्यक्ति 8 लाख के हिसाब से इन्होंने बंटवारा किया था और फिर घटना को अंजाम देने के बाद फिर बाई ट्रेन ये वापस अपने घर चले गए थे। तो इसको ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की है। कितने आरोपी पकड़े हैं? इसमें अभी वर्तमान में 2 आरोपी मिले हैं, अभी 3 आरोपी और शेष हैं, जिनकी लिए हमने टीम अभी रवाना कर दी है और जल्दी सफलता रुपये कितने बरामद है? अभी 6,20,000 रुपये अभी इन लोगों से बरामद हुए हैं। बाकी लोगों इनका पीआर लिया गया है, पीआर के माध्यम से और पैसे सर पहले से भी आरोपी वो कोई थे? हाँ, ये तो लिस्टेड लोग हैं और उस पर वहाँ कई इन्होंने इस प्रकार की घटना पूर्व में की है। इनमें से 2-3 जो आरोपी हैं वो हमेशा इस प्रकार की घटना घटित करते रहते हैं। हालांकि वो अभी हमारे पकड़ से बाहर है, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्दी सर और भी सर एटीएम फटने की जो घटना है क्या इन्होंने इनके द्वारा की गई थी? नहीं, अभी पूछताछ में इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है। अभी और पूछताछ करते हैं कि इस प्रकार की घटना सामने आती है तो हम संबंधित जहाँ इस तरह की घटना उनको सूचित करेंगे। सर लोकल का जो व्यक्ति, हाँ, लोकल का जो व्यक्ति है वो पकड़ में आ गया है और उन्हीं से ही सारी चीज़ें हम बरामद अभी कर रहे हैं। विदिशा के दुर्जनपुरा क्षेत्र में रहने वाले 2 परिजनों के कच्चे मकान पर कल जमीन के मालिक राकेश ताम्रकार द्वारा जेसीबी से तोड़ने का मामला सामने आया है। तो वहीं घर में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस तोड़फोड़ से पहले घर वालों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें घर से सामान निकालने का मौका दिया गया है। घर वालों ने तो इस घटना को लेकर एसपी कलेक्टर से बात की, तो वहीं कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने पूरी बात सुनी और देर रात तक उनके कार्यालय में घरवाले बैठे रहे। साथ ही तमाम कार्यों को देखने के बाद एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने इसकी जांच की बात कही। देखिए विदिशा से हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट।
मेरा नाम है रानी जाटव। ये है वार्ड नंबर 1 में दुर्जनपुरा एरिया। यहाँ पे हमारे मकान बने हुए थे, हमें बिना सूचना के कोई खबर नहीं। हम लोग है ना बच्चों को लेके, बिटिया की तबीयत खराब थी उसे लेके अस्पताल गए थे। और यहाँ पे है ना तहसीलदार मैडम सरोज अग्निवंशी मैडम और राकेश ताम्रकार 3 जेसीबी लेके आए और बिना बताए बिना सूचना के हमारी दादी अंदर थी, उन्हें खींच के बाहर निकाला और पूरे आप देख सकते हो पूरे मकान ध्वस्त कर गए हमारे। फिर हम रात में है ना वहाँ पे गए, कोतवाली गए, तो वहाँ हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और उल्टा हमसे वो राकेश ताम्रकार बोलता है कि है ना आप लोग है ना जेसीपीओ में पत्थर मारे खुद नहीं। और वहाँ जाके कोतवाली में वो भी बोलते हैं कि लगे ना आप लोगों ने वहाँ पे पत्थर मारे। वो हमसे कह रहे तुम लोगों को तो हम बताएंगे चमरा हो, कहला तुम लोग अनुसूचित चमरा ज़्यादा कर रहे हो, कह लगे चमार जाती हैं ज़्यादा कर रहा गई। ये उसने हम लोगों से बोला और हम वहाँ गए तो कोतवाली में हमारी कोई सुनवाई नहीं। उनने है ना हम देहात थाने गए, वहाँ से उनने बोल दिया कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। कलेक्टर साहब के पास गए तो उनने बोला कि एसपी मैडम के पास चले जाओ। एसपी मैडम के पास गए तो वो बोली कि है ना ये है ना उन्हीं का मामला है, वहाँ जाओ। फिर कलेक्टर साहब के पास जाके हम लोगों ने थोड़ी वो करी, साहब हम तो बिना बताए जाएंगे ही नहीं और हम रहें तो कहाँ रहेंगे। फिर उन्होंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, वहाँ पे वो मैडम तहसीलदार मैडम, जबकि तहसीलदार मैडम यहाँ से है ना ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके बाद भी शाम को है ना 5:40 पे यहाँ पे आई हमारे मकान तोड़वाने के लिए। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ से, हमारे पिताजी के दादाजी यहीं के रहने वाले, समथिंग हम 150 सालों के यहाँ के रहवासी हैं। और यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ज़रूर है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स और अभी भी हमारे बच्चों की ये कंडीशन है कि हमारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स दब गए। हम यहाँ पे इसमें कहाँ ढूंढेंगे? एक भी हमारे बच्चे का किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं बचा कि हम उसको देख लें। ये वही कंडीशन हमारे साथ पहले बाढ़ के साथ में हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स बह गए थे यहाँ से। और रात में हम लोगों के लिए प्रशासन बोलती रैन बसेरा में रुक लो। हम रैन बसेरा में इतने लोगों को लेके कहाँ रुक लेते आप बताओ? और एक दिन रुक लेते, इसके बाद हम कहाँ जाते? और प्रशासन ने हमसे बोला कि चलो हम व्यवस्था करवा रहे हैं खाने पीने की। रात के बाद में पूरी रात हो गई और साथ साथ हमारी 95 साल की अम्मा है, ना तो जो चल सकती हैं, ना उठ सकती हैं, ना बैठ सकती हैं। बिस्तर में कम से कम आज 6 महीने से लेटरिन बाथरूम कर रही हैं, बिस्तर के अंदर हैं ये अम्मा हमारी हैं। इसके बाद भी ना ही ये तक नहीं बोला उसने कि भाई है ना खाने बनाने का सामान भी निकालो या अम्मा को ही खींच लो। वो भाई ये दादा अंदर थे, ये दादा से पूछ सकते हैं आपके ना, दादा तक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आपका इसमें कोर्ट में कोई केस चल रहा है? हमारा इसमें कोर्ट का केस चल रहा था। हम लोगों को इन लोगों ने 11 नवंबर को नोटिस दिए थे। इसके बाद हम लोगों ने स्टे लगा दी थी, सिविल में स्टे लगी थी और 17 तारीख को बेच थी। इससे पहले ये तोड़ ताड़ गए, इससे पहले ही आके ये पूरा तोड़ के चले गए। भाई आपका पिंकी जाटव। क्या घटना घटी, क्या समस्या हुआ? सर 5:30 बजे की बात है, आन की डायरेक्ट जेसीपी खड़ी कर दी और बस चलाने लग गए। हमने बोला क्यों निकाल रहे हो तुम सामान, क्यों तोड़ा फोड़ी कर रहे हो? तो कहने लगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ नहीं है। सर हमारा आटा सामान नमक मिर्ची सब तक, दादी तक अंदर थी, बच्चों ने लेके अंदर निकाले तो धक्का देने लगे। 2 पुलिस वाले आए, एक पुलिस वाले ने धक्का दिया और एक ये मेरी देवरानी मतलब पड़ोस की देवरानी लगती है, जो मेरी देवरानी बेटी है, उनको भी मारा, इनको भी धक्का दिया। कह लगे तुम निकल रही नहीं निकल रही, चलाओ। कह लगे अपना तो काम हो गया। कह लगे और कह लगे कि हम तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे। सर ऐसा तोड़ेंगे, हमारे आदमी उन तो सब काम पे गए थे, पहले ही पता चलना चाहिए ना। 1 घंटा पहले बोलते, आधा घंटा पहले बोलते, ऐसे कैसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ भी चीज़? अब हम कहाँ जाएं? आटा नमक मिर्ची सब सामान दब गया हमारा, हमारे बच्चे तक कुछ नहीं है पेड़ने ओढ़ने के लिए, ना खाना ना पीना। सीटी डालने गए तो वहाँ भी नहीं रोकी, वहाँ से ललकार के भगा दी हमने। कहले निकलो, धमकी दी है आन के, कहले मारेंगे ठोकेंगे। जेसीपी लिया है, कहले जेसीपी की अगर जे नहीं खाली करेंगे कहले सामान हटाएंगे इनका, सब तोड़ेंगे फोड़ेंगे। कह लगे इनको नहीं दबाएंगे। हमारे आदमी उन भी घर नहीं थे सर। जनपद से कुछ लोग आए थे, उनका कहना है कि उनका घर जबरिया जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। वो विवाद आपके सामने तक पहुंचा है, क्या मामला है और आगे क्या कार्रवाई है? मेरे पास अभी वो कुछ लोग आए भी थे, तो मामला मैंने जब जांच की है अभी प्रथम दृष्टिया, तो कार्यालय से प्रकरण वगैरह मंगा के देखे कि पता चला था कि तहसीलदार के आदेश से ये सब कार्रवाइयाँ हुई है। तो मैंने तहसीलदार का प्रकरण मंगा करके देखा, वो धारा 250 MP-LRG का एक बेजा कब्जा का प्रकरण था और उसमें विधिवत तहसीलदार के द्वारा पूर्व में आदेश पारित किए जा चुके हैं। उन आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाने की और कब्जा सौंपने की कार्रवाई हो चुकी थी और उसी अनुक्रम में ये कुछ मकान वगैरह वहाँ बने हुए थे, तो उनको आज ये हटाने की कुछ कार्रवाई मौके पे हुई है। उससे पीड़ित होकर के और पीड़ित परिवार मेरे पास आए हुए थे कि हमारे मकान हमें बिना सूचना के तोड़े गए। प्रकरण में देखा है तो उनको जवाब वगैरह देने के वक्त दिए गए थे, नोटिस प्रकरण की फाइल में लगे हुए हमने देखे हैं और इसकी अपील भी प्रस्तुत की है और सिविल न्यायालय में भी केस ये चला गया है। सिविल न्यायालय में भी सुनवाई की कोई तारीख 17 बता रहे थे उनके वकील साहब कि अभी लगी हुई है,
तो चूंकि न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में भी है मामला और कोई स्टे नहीं था, किसी भी न्यायालय का कोई स्टे नहीं था, तो ये इस तरह से कब्जा सौंपने की और अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। आगे क्या प्रशासन आपकी तरफ से बात कही गई है? ये जो पीड़ित परिवार आए थे, इनका ये कहना था कि उनको कोई सूचना नहीं दी गई और आज अचानक ऐसी कार्रवाई की गई है, तो इस बिंदु की जांच। मध्य प्रदेश दतिया में सोमवार को सहया क्रांति के लगभग 100 से अधिक आदिवासी शिवपुरी से नेता संजय बैचैन के नेतृत्व में दतिया पहुंचे, जहां स्थानीय किला चौक पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के विरुद्ध जमीनी विवाद को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद वो सीधे किला चौक से पैदल मार्च निकालते हुए और नारे लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। देखिए दतिया से हमारे संवाददाता अनिल रजक की ये रिपोर्ट। ये हमारे आदिवासी परिवार है और मेरे को इन लोगों ने फ़ोन पर खबर दी कि हमारे साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है, हमारी ज़मीनों को हड़प लिया गया है और उसके अलावा कोर्ट में या बाहर भी हमारे साथ मारपीट की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। और जब ये खबर मेरे पास पहुंची तो मैंने बिना समय गवाए इन लोगों के पास आना उचित समझा और यदि इनको न्याय नहीं मिलता, इस आदिवासी परिवार को, कोई राजेंद्र भारती हैं यहाँ के स्थानीय नेता, चेला मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जिनने भी इनके साथ अत्याचार किया है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, पावरफुल हो, यदि इनकी बात नहीं सुनी गई तो हम धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे और आंदोलन करने को विवश होंगे। आदिवासी आज किस हालात में जीवन जी रहे हैं कि उनकी आप देखिए कि रहने की जगह तक पे माफियाओं की नज़र गड़ी हुई है। इस तरह की गुंडागर्दी कोई भी करेगा, सहरिया क्रांति सहन नहीं करेगी और हम गांव-गांव इसी बात की अलग जगा रहे हैं कि अपनी ज़मीनें दबंग और गुंडों के कब्जे से आप मुक्त कराइए। हम आपके साथ हैं। हमारे साथ आज कल्याण भाई हैं, राजेश भाई हैं, अपने मोनू भाई, सारे लोग। आज काफ़ी 2-3 गाड़ियाँ रास्ते में रुक गई। मतलब आगे यदि इनको न्याय आज नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आदिवासी प्रदर्शन करने को ये पूरा सहरिया क्रांति विवश हो। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, ज्ञापन को मेरे द्वारा पढ़ा गया है। इसमें निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई योग्य है, तो बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई कर देंगे। मैं इनको आश्वस्त भी कर रहा हूं और इनसे अनुरोध भी कर रहा हूं कि वो अपने घरों में जाएं। इस पर शीघ्र ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। टीकमगढ़ जिले में भगवान बाघेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चंद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम दिन शहर के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी के निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता जमील खान की रिपोर्ट। 7 दिवसीय कार्यक्रम था, श्रीमद् भागवत कथा, संगीतमय कथा थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी के मुखारबिंद से यह श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन दिवस। 7 दिवसीय कथा थी। 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच यह कार्यक्रम था। आपने भी देखा है, हमने भी इस कार्यक्रम की तैयारी में बेहद व्यवस्थाएं की हैं। आपने देखा कि चाहे वो बैठने की डोम व्यवस्था हो, चाहे भंडारे की व्यवस्था हो, हमने प्रतिदिन भंडारा चालू किया। आज भी भंडारा है। आज हम 11 तारीख को कन्या भोज का भी मंच से निमंत्रण करेंगे। हमने सबसे पहले इस भागवत कथा को, जब महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था, तो हमने इसका जागरण बनाया। हमने करीब 101 आरतियाँ ग्रामीण में, गाँव में और शहर में के प्रत्येक वार्डों में की है। अपना टीकमगढ़ हमेशा से धर्ममय रहा, चाहे राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा भागवत कथाएं के कार्यक्रम हो, हमेशा बढ़ चढ़ के टीकमगढ़ के जनमानस उसमें भाग लेते थे। और आपने देखा होगा कि हमने जो जन जागरण किया है, हमने एक एक घर पीले चावल, निमंत्रण कार्ड, कटआउट, बैनर, पोस्टर, हमने ये सब चीज़ें कथा के जागरण की जो तैयारी होती है, हमने बहुत बड़े रूप में की थी। 101 कथाओं को 101 हमने आरतियाँ की हैं। उस आरती से जो टीकमगढ़ का धार्मिक जनमानस है वो जागा। और देखो आप, इतने बड़े संत यहाँ पे आए। हम निवेदन भी सबसे यही करते थे कि अपने बुंदेलखंड के इतने बड़े संत हैं जिनकी देश और विदेश में बहुत बड़ी छवि है, बहुत बड़ा साख है उनकी। हटा के कार्यक्रम में, नोएडा के कार्यक्रम में, गुजरात के कार्यक्रम में, इवन विदेशों के कार्यक्रम में भयंकर जनसैलाब उमड़ता था। और हम यही निवेदन करते थे कि अपने बगल के छतरपुर के जो संत आए हैं उनके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए कि जब संत का सम्मान बनेगा। और हमारी मांग रहती थी कि श्रीमद् भागवत कथा की शोभा कलश यात्रा, कलश यात्रा की शोभा माताएं बहनें। आपने देखा होगा कि 15-20 हज़ार तो माताएं थीं कलश यात्रा में।
40-50 हज़ार की कलश यात्रा निकली। प्रतिदिन 20,000 आदमी, 25,000 आदमी। कल तो आप खुद बताओ कि 40,000 आदमी था। आज आप लोगों के सहयोग से आपने हर जगह तक, प्रेस ने हर जगह तक इस कथा को हर घर में पहुंचाया। हम आपके बेहद आभारी हैं। और जो हमने निमंत्रण और बुलगुआ माताएं बहनन को दो तो, और जो अपने टीकमगढ़ नगर, टीकमगढ़ ग्रामीण विकास खंड में और ज़िले में जो निमंत्रण दो तो हमारे बुलगुआ को पूरे ग्रामीण के लोगों ने स्वीकार करो, शहर के लोगों ने स्वीकार करो। इतनी माताएं बहनें शहर से आज तक किसी भी कलश यात्रा में और कार्यक्रमों में नहीं निकली होंगी। हम उनके आयोजन हुआ, ऐतिहासिक आयोजन हुआ, ना कभी हुआ है आज तक इतना बड़ा आयोजन। और जो शहर की पब्लिक है वो बड़े ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुन रही थी। अब आप अपनी बात करें। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम, श्री राम राजा उड़ीसा सरकार की जय, कुंडेश्वर महादेव की जय। देखो भाई, टीकमगढ़ नगर महापुरुषों की भूमि है, तीर्थों का नगर है ये टीकमगढ़। यहाँ आकर के दास को बड़ी प्रसन्नता हुई और यहाँ के लोग भी बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कथाक्रम में लगातार 5 दिन तक बारिश हुई, लेकिन उन सभी मर्यादाओं को तोड़ करके बागेश्वर बालाजी की बगिया के पुष्प, राम राजा सरकार के प्यारे, कुंडेश्वर महादेव अछू माता के कृपा पात्र सब फिर भी भागवती रसवर्षा में डूबने के लिए खूब आए। ये बड़ी प्रसन्नता रही और बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है। भव्य और दिव्य कथा हुई, हमें बड़ा आनंद आया। महाराज जी, आपने कई जगह कथा का आयोजन किया है, तमाम टीकमगढ़ में कैसा लगा आपको अन्य जगह? चूँकि ये तो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की आत्मा है टीकमगढ़। यहीं से बुंदेलों की प्राचीन इतिहास की चर्चा आती है। तो यहाँ आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि राम राजा सरकार के चरणों के नज़दीक है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि कुंडेश्वर महादेव के नज़दीक है। यहाँ आकर के ये जो दीवानगी है ना, ये जो पागलपन है राम जी के प्रति, श्याम जी के प्रति, कथा के प्रति, संतों के प्रति, ईश्वर करे पूरे देश में ऐसी बरकरार होनी चाहिए ताकि सनातन धर्म बढ़ सके और ऐसे ही ध्वज लहराता है। महाराज जी, आपकी जो सिद्धि है हमने देखा है, यूट्यूब पे भी देखा तमाम, और सामने भी देखा, उस दिन भी देख रहे थे। तो आपको जो सिद्धि जो है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आप कैसे, मतलब सब ईश्वर की कृपा है वो है? जो भी है सब बागेश्वर बालाजी की दया है। चूँकि ये परंपरानु अंतर्गत दरबार की महिमा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत हुए, दास के ही वंश में, गर्ग वंशीय शुक्ल वंशीय ब्राह्मणों में, जिस ग्राम में दास का निवास है, जहाँ बागेश्वर धाम है, ग्राम गढ़ा में। तो वहाँ पर 3 पीढ़ी से अनवरत ये जो है परंपरा दरबार की चल रही। तो पूर्व में 40-50 लोग आते थे। अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई भक्तों ने मिलकर के वो यूट्यूब चैनल आदि पे डाल दिया, तो फिर खूब न्यूज़ वगैरह ये सब आप सब लोग पहुँच गए। तो आप सब ने जो महिमा एक क्षेत्र तक सीमित थी, उसे जन जन तक वर्तमान में देश और विदेश के कोने कोने तक पहुँचा दिया। ये परंपरा दास की कोई महिमा नहीं, ये सिद्धि दास के ऊपर नहीं है। ये तो निमित्त जरूर हम देख रहे हैं, पर ये सिद्धि पूर्व में सन्यासी बाबा को प्राप्त हुई। सन्यासी बाबा जी से फिर दादा गुरु जी को प्राप्त हुई। उन्होंने फिर दास को सेवा में विगत 10 साल से जो है बागेश्वर धाम की सेवा। महाराज जी, आपके श्रोता तो करोड़ों हैं, पर आपके पास कुछ ही लोगों की पहुंच है, बड़े बड़े लोगों की। जैसे हम गरीब हैं, छोटे पत्रकार हैं, हम भी अगर आपसे आशीर्वाद मांगेंगे तो क्या वही आशीर्वाद देंगे जो आप बड़े लोगों को देते हैं? बिल्कुल। हमें आप दे दो, खूब आशीर्वाद। हमें टीकमगढ़ का चेयरमैन बनना। वाह, हमें आप ही आशीर्वाद दें। इसके लिए तो आप अर्जी लगाइए। हमारे लिए कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं। ये भ्रामकता जरूर लोगों के मन में रहती है। बस इतना है कि उनका स्वयं का कोई प्रोटोकॉल हो। जहाँ हम रुके हैं तो हमारा तो देखो बस में है किसी के, ये कह सकते हैं। तो जिनका उनका जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम रहते हैं। बाकी आप देखिएगा, सामान्य आदमी भी हमसे मिलकर जाता है और VIP भी। अंतर पर्चा दोनों का नहीं बनता है, पर सामान्य का बनेगा तो VIP का, नहीं तो वो दरबार के अलावा कहीं पर सवाल है। और गढ़ा में जो अन्नपूर्णा भोजन आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त? बहुत सुंदर। दास की ये जीवनचर्या से जुड़ी हुई है। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर। बागेश्वर धाम आपके बुंदेलखंड का एक ऐसा धाम है जहाँ से मंदिर पर समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। अन्नपूर्णा भंडारा, गरीब कन्या को। तो अन्नपूर्णा का मूल कारण है दास की भूख। जो
बचपन काल में हमने अपने जीवन में व्यतीत किया है। तो उसको पूज्यपाद दादा गुरु की प्रेरणा से जब भीड़ ज़्यादा जुड़ने लगी तो लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी प्रेरणा लगी कि 4 लोगों के लिए रसोई की व्यवस्था करो। आटा दाल भगवान लाए। धीरे धीरे कब व्यापक रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अब प्रतिदिन 1000, 1500 लोग प्रसाद पा रहे हैं और आप सबका प्रेम बना रहे तो ऐसे ही लोग प्रसाद पाते रहे, कोई भूखा नहीं। महाराज जी, आपका जो युवाओं के लिए मद्यपान या व्यसन हटाने का क्या उपाय है आपकी? देखिए, एक है नशा में पड़े हुए युवा। नशा से युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा उनको देना पड़ेगा। नशा को नशा ही काट सकता है। तो संसारिक नशा जैसे बीड़ी सिगरेट आदि ये जो गंदे नशा है उनसे अगर युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा, सनातन का नशा, समाज सेवा का नशा, दीनहीन की सहायता का नशा उनके रंग जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। संतों का नशा उनके जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। हमें लगता है ये नशा अपने आप छूटेगा। महाराज जी, आपका जो ट्रस्ट है सिर्फ अभी अन्नपूर्णा का ट्रस्ट चल रहा है, आने वाले समय में क्या आपकी योजना है कि इसको जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना या गरीब लोगों को शिक्षा देना, इस प्रकार का है क्या? बिल्कुल, आगामी में लगभग 3-4 वर्ष में ही एक जो है प्रोजेक्ट फाइनल में है। ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जो समिति 2-4-5 लोग जो करके कर रहे हैं, तो ऐसी भावना है मन में कि गुरुकुलम की परंपरा शुरू की जाए। तो अभी तो गुरुकुलम का विचार है, इसके बाद जैसी जैसी व्यवस्था बनती जाएगी। चूँकि वर्तमान युग में शरीर जो है दास है, किसी से धन कुछ मांगता नहीं है, कभी भी दान पात्र यत्र तत्र हम रखते नहीं है। कथाओं को भी जो मिल जाए उसी से अपना खर्च चलाते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन दास के संकल्प में एक विद्यालय की, एक अस्पताल की, वो भी आर्युर्वेदिक अस्पताल, प्राचीन पद्धति को जीवंत रखने का दास का ज़्यादा। देश में भक्ति के जितने भी कबीर, तुलसी या धार्मिक नाम वगैरह के बाद में बच्चों को पढ़ाया जाता था विद्यालयों में, आज वो स्कूलों से शिक्षा गायब होती जा रही है पाठ्यक्रम में। क्या कहना है? पाठ्यक्रम में इसका मूल कारण है कि ये तुच्छ सोच विचार रखने वाले जो ऊपर श्रेणी में बैठे हुए महापुरुष हैं। हमारा निवेदन है, अब आप बताओ, ये तो पाठ्यक्रम से हटाने का बड़ा दोष है ना। गा से गणेश मत पढ़ाओ, गा से गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। गा से गधा पढ़ाओ, गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे बच्चे भी गधा ही तो बन रहे। सांप्रदायिकता का मूल उद्देश्य दे दिया। और पूर्व काल में भी जाति थी, पर जातिवाद या जाति थी परंतु जातिवाद नहीं था। पूर्व काल में भी धर्म थे, परंतु जो है धर्म के प्रति बंटवारा नहीं। शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? शिक्षण नीति हमारे अनुसार रामचरितमानस, गीता, महापुरुषों की जीवनी से जुड़ करके होनी चाहिए। उनको जब पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। महापुरुषों का चरित्र अपने जीवन में बहुत काम रखता है। चाहे मूवी का चरित्र हो, आजकल के बच्चों को मूवी ज़्यादा दिखाई जाती है, मूवी के क्रम ज़्यादा सुनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जिसका परिणाम बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। अगर महापुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की जीवनी, मीराबाई की जीवनी, कबीर, रसखान, रहमान की अगर जीवनी पढ़ाई जाए तो हमें लगता है सांप्रदायिकता भी नहीं फैलेगी, एकता भी रहेगी और बच्चों की बुद्धि का विकास। महाराज जी, गौशाला आपकी ओर से कहाँ तक बनना चाहिए? गौशाला होनी चाहिए, विरोधी नहीं, परंतु गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक। कितनी गौ माता, कितनी गौशाला नहीं है भारत में? क्या आपके टीकमगढ़ के रोड से गौ माता हट पाई? क्या आपके दरवाजे से हट पाई? इसीलिए हमने एक नारा दिया है, एक क्रांति दी है, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू परिवार एक गौ। महाराज जी, आप धर्म संस्कृति पर काफ़ी विचार रखते हैं। यूपी के भाजपा विधायक का बयान आया है कि 2024 में संघ आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय उन्होंने शुभकामनाएं थे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला। आपका सुझाव क्या? आपने भी हिंदुओं पर हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र पर क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए, हम सब सनातनी ना सबको मिलाने का काम करते हैं। हमारे सनातन में एक बड़ी प्यारी आदत है, कोई भी आ जाए स्वागत है। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान राम की भूमि है, ये हिंदुस्तान कृष्ण की भूमि है, ये हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद की भूमि है, ये हिंदुस्तान देवराहा वाले बाबा जी की भूमि है, ये हिंदुस्तान परशुराम की भूमि है। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और ये कदम बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है। भगवान करे आपकी बात वहाँ तक पहुँचाए। जय श्री राम। महाराज जी, आज पूरे देश में है आरक्षण, नहीं लगता कि हिंदुओं को बांटने का ये प्रयास किया गया है? बिल्कुल, हमने पूर्व में भी आपको संकेत किया, पूर्व में भी जातियाँ थी, परंतु जातिवाद पहले भी जातियाँ थी। भगवान राम के युग में जातियाँ थी। धोबी की कथा की चर्चा आती है राम जी के युग में, क्षत्रिय की चर्चा आती है, ब्राह्मणी की चर्चा आती है रामायण में। रामायण तो अभी लिखी नहीं है, तो पुराना सदग्रंथ है, वाल्मीकि जी तो आदि कवि हैं। तो उस वक्त भी जातियाँ थी, परंतु जातिवाद नहीं
था। वर्तमान में कुछ छोटी बुद्धि के राजनेता या जो भी कह लें उसमें सब शामिल हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में जाती हैं। भरत जी, एक सवाल, ये अभी गौवाद पे गौ सुरक्षा पे बात हो रही है, बुंदेली भाषा लुप्त होती जा रही है। हो रही है, क्या बोलते हैं, गौ बैठ जाओ ग्वालियर से आई हुई थी और दतिया होते हुए आई थी, जहाँ गृह मंत्री का स्वयं विधानसभा कैसे आगे तो बात जब भी सरकार कहती है कि गौ की रक्षा कर रहे, ये कर रहा है, और आज टीकमगढ़ में जब 300 किलोमीटर की गाय निकल रही है ट्रकों में भर के, 6-7 गाय मर भी चुकी थी, पहले भी मर चुकी, कहीं कहीं व्यवस्था पे सवाल उठता है। तो आपका सुझाव क्या है सरकार को, जहाँ गृह मंत्री के खुद विधानसभा क्षेत्र से गाय निकल रही है, 300 किलोमीटर दूर पकड़ी जा रही है, वो भी मुखबिर की पीछे, तो ऐसा सरकार के बगल से निकलना। और फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।